बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में। और आप सबको याद ही होगा बच्चों कि हम एक स्टैंडर्ड बुक को सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिखाई देगा। और इस स्टैंडर्ड बुक में हमने पूरा चैप्टर 1 जो लोगैरिथम था वो कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो अभी चल रहा है। आज हमारा तीसरा या चौथा लेक्चर है जिसमें कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 1 में बचे हुए जो कुछ क्वेश्चंस है वो बनाने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चंस हैं एंड मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि अगर आप इन सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस की जो आपकी जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का अमेजिंग सा लेक्चर। लेकिन आज का लेक्चर देखने के इमीडिएटली बाद या अगर आप चाहें तो देखने के पहले भी इस प्लेलिस्ट को आप बिल्कुल रेफर करिए। इसमें सारे कंसेप्ट्स है, पूरे थ्योरी है, सब कुछ कवर्ड है। उसे आप देखेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से हो पाएगी। हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था एक्सरसाइज 1 में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास लिखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, एक हमारे पास बच्चों क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर प्लस k माइनस 5 टाइम्स x स्क्वायर प्लस k माइनस 5 टाइम्स x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, और आपको बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स तो हैं ही। एक कंडीशन हमारे पास दी है कि अल्फा इज लेस देन 1 इज लेस देन बीटा, मतलब कि 1 जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में है। ठीक है, हमें बोला जा रहा है कि अगर k एक इंटीजर है, अगर k एक इंटीजर है, if the largest possible value of k is n, और k की जो लार्जेस्ट वैल्यू है, k की जो लार्जेस्ट वैल्यू है बच्चों वो n है। k की लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो n है, तो आपको बच्चों वैल्यू बतानी है log, और बेस पे हमारे पास लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस 2, और नंबर की जगह पर हमारे पास लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। और इस पूरे का बच्चों हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। आप में से बच्चों को कईयों को पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, जैसे ही हम बच्चों इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है मतलब ये एक माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा, और इस तरीके का आपके पास ये एक कर्व बन रहा होगा, ये x एक्सिस होगी, और इसके दो रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं अल्फा और बीटा। आपको क्लियरली दिख रहा है कि अल्फा छोटा है, बीटा बड़ा है, और अल्फा और बीटा के बीच में कहीं पर 1 है। अल्फा और बीटा के बीच पर कहीं पर 1 है। लोकेशन ऑफ रूट्स आपने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। लोकेशन ऑफ रूट्स का जो कंसेप्ट है बच्चों वो ये बोलता है कि अगर इस तरीके का सिनेरियो हो रहा है मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 पे नेगेटिव होगी। ये एक लौती कंडीशन है जो आपको चेक करने की जरूरत है। ये लोकेशन ऑफ रूट्स हमें बताता है। अगर मैं फंक्शन की वैल्यू आपको बोल दूं कि 1 पर जो भी होगी वो नेगेटिव होगी फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ पर आप देखिए f की वैल्यू 1 पर अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 5 टाइम्स 1 प्लस 3। ठीक है, ये नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ से 1 प्लस 3 4 और k माइनस 5, तो k और माइनस 5 प्लस 4 इज माइनस 1, तो ये आपके पास लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब k की वैल्यू 1 से छोटी आ रही। k की वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी आ रही है, और हमें क्या बोला जा रहा है कि k एक इंटीजर है। k एक इंटीजर है मतलब k की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, k की पॉसिबल वैल्यूज होंगी बहुत सारी, जैसे -3 -2 -1 0, इस तरीके की इसकी वैल्यूज होंगी। सारे ये नेगेटिव इंटीजर्स होंगे ना, k क्योंकि एक इंटीजर है तो ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स, 1 से छोटे जितने भी इंटीजर्स होते हैं मतलब 0 और सारे नेगेटिव इंटीजर्स, ये k के पॉसिबल वैल्यूज है। अब हमें बोला जा रहा है बच्चों कि k की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो n है। k की लार्जेस्ट वैल्यू अगर n है मतलब k की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 0 हो गई। अगर k की लार्जेस्ट वैल्यू n है तो इन सब में देखो सबसे बड़ा नंबर तो 0 ही है, बाकी सब तो नेगेटिव है। तो अगर सबसे बड़ा नंबर 0 है मतलब n की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब जैसी बच्चों n हमारे पास 0 आ गया, यहाँ पर आप रखो तो आपके पास ये लिखा हुआ है log, बेस पे n की जगह आप 0 रखोगे तो बेस पे 2 बचा, n की जगह 0 रखोगे तो खत्म 1। यार ये तो log 1 बेस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछ रहा है, और log 1 बेस 2 तो क्या होता है, log 1 बेस 2 तो 0 होता है, मतलब आपसे 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछ रहा है, और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो क्या होता है, 0 होता है। मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0। बहुत ही आसान सा ये सवाल था।
एक बार अपन इसका ऑप्शन देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन ही आपके इसमें बेटा बुक में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में 0 लिखा है, विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अपने पास बच्चों जो क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। अगेन इसमें एक जो कंसेप्ट यूज होगा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। आपको बोला जा रहा है इफ द इक्वेशंस 2x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, एंड 4ax² प्लस 5bx प्लस 6c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास दो इक्वेशंस है। इफ बोथ ऑफ देम, और यहाँ पर लिखा हुआ है a b जो c है वो नेचुरल नंबर है, a b और c नेचुरल नंबर है, हैव अ कॉमन रूट, दे हैव अ कॉमन रूट, इनमें एक रूट कॉमन है। आपको बोला जा रहा है कि इनमें एक रूट कॉमन है, तो आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है a प्लस बी प्लस सी की। a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, आसान सा सवाल है, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल में आप स्टार लगा लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अप्रोच क्या है बच्चों, आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि जो पहला वाला क्वाड्रेटिक है, पहले वाले क्वाड्रेटिक को देखते ही मेरे दिमाग में आता है कि यार इसका डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन 0 है। देख लो, b² माइनस 4ac करोगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन 0 आ रहा है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, d लेस देन 0 का मतलब होता है कि यार इसके तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑल्दो अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन ये बात तो आती है ना समझ में कि अगर d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स है या नॉन रियल रूट्स है, ये बात तो हमको पता ही है। और एक बच्चों क्वाड्रेटिक में मैंने आपको कंसेप्ट और पढ़ाया है थ्योरी में, अगर आपने नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें जो मैंने आपको रेफर की थी। थ्योरी में मैंने आपको बच्चों ये बात बताई है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, ऐसा बोल दो, इन पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट्स, ऐसा लिख लो आप। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि अगर आपके पास मान लो एक रूट है 1 प्लस आयोटा, तो 100% आपके पास दूसरा रूट आएगा 1 माइनस आयोटा। अगर आपके पास एक रूट है 1 प्लस 5 आयोटा, तो 100% आपके पास दूसरा रूट आएगा 1 माइनस 5 आयोटा। ये इसका कंसेप्ट होता है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 12th के बच्चे और जो ड्रॉपर्स हैं वो इस बात को आसानी से समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने बच्चों ये वाली चीज समझ ली, अब यहां से देखिए मुझे क्या समझ में आता है कि इनका तो एक कॉमन रूट था, इनमें एक कॉमन रूट था। और इंपॉर्टेंट अब क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है अब कि क्योंकि ये कॉन्जुगेट रूट्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में अकर करते हैं, तो इसका एक रूट कॉमन नहीं होगा, इसके दोनों ही रूट कॉमन होंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर बोथ रूट्स विल बी कॉमन, देयरफॉर बोथ रूट्स विल बी कॉमन। अगर इनमें से कोई भी एक रूट कॉमन हुआ तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली कॉमन हो जाएगा। यही तो कंसेप्ट है, यही तो ब्यूटी है इस सवाल की, कि क्योंकि ये पेयर में अकर करते हैं तो अगर एक भी रूट इनमें दोनों में कॉमन हुआ तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली कॉमन हो जाएगा। अब जैसे ही हमने बोल दिया बोथ रूट्स विल बी कॉमन, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो अगर ये दोनों इक्वेशन सिमिलर होने चाहिए, मतलब आप बोल सकते हो कि 4a/2 शुड बी इक्वल टू 5b/3 should be equal to 6c/4 should be equal to sum k। ये बात आती है समझ में कि आप अगर इनका रेशियो लोगे तो इनका रेशियो आपके पास सेम आना चाहिए, इनका रेशियो जो होगा वो आपके पास सेम आना चाहिए, तभी तो दोनों रूट्स इनमें सेम आएंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास देखो क्या आ जाता है, यहाँ से हमारे पास आ जाता है a की वैल्यू। अगर हम a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू आ जाती है 2k/4। फिर अगर हम देखें b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3k/5। फिर c की वैल्यू, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4k/6। तो इसका 2k/4 को आप लिख सकते हैं बच्चों k/2, ये 3k/5 तो है, और 4k/6 को आप लिख सकते हैं 2k/3, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब जैसे ही हमने बच्चों ये चीज इसमें लिख ली, तो यहाँ से आप देखिए a + b + c आपको बोला जा रहा है, मतलब कि k/2 + 3k/5 + 2k/3, इसकी आपको वैल्यू बतानी। अगर आप पूरे का एलसीएम लेंगे तो बच्चों इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 30। यहाँ से देखिए 2 × 15 होता है तो यहाँ आ गया सबसे पहले 15 के, फिर 5 × 6 होता है तो 6 × 3 आ गया 18 के,
3 इंटू 10 होता है, तो 2 इंटू 10 आ गया 20k। तो यहाँ से आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 18 ये बनाएगा अपने पास 33 और 20, तो दिस इज 53k बाय 30। ये अपने पास चीज आती है, ठीक है क्या? ये अपने पास देखो चीज आती है। अब आपसे बच्चों बोला जा रहा है कि एबीसी जो है वो क्या है? एबीसी नेचुरल, एबीसी जो है वो नेचुरल है। तो अगर बच्चों आपको एबीसी को नेचुरल लेके आना है तो देखो आप के को कुछ भी नहीं रख सकते, आपको के को सोच के रखना पड़ेगा। ये जो आपने यहाँ पर के माना है ना, ये जो के है ये नेचुरल होना चाहिए। एबीसी तो नेचुरल है ही है, लेकिन ये के भी जो आएगा ये नेचुरल आएगा, कुछ भी आप नहीं रख सकते अपने हिसाब से। तो आप बच्चों इस बात को समझिए कि देखिए अगर आपने बोला हुआ है कि ए नेचुरल होना चाहिए, बी नेचुरल होना चाहिए, सी नेचुरल होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम केस में के की वैल्यू 30 होनी चाहिए, मिनिमम केस में, तभी तो एबीसी तीनों नेचुरल आएंगे। k equal to 30 for ABC to be natural, for ABC to be natural। सबसे जो छोटी पॉसिबल वैल्यू है वो उनके एलसीएम के तो बराबर आएगी। तो जैसे ही बच्चों आप k की वैल्यू को 30 पुट करेंगे, ये 30 और ये 30 कट जाएगा और 53 आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब कि a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? तो 53 होगी। बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है, बहुत जबरदस्त ये सवाल है। अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। बिल्कुल बेटा अपन ने सही सॉल्व किया है, डी ऑप्शन में 53 लिखा हुआ है, विच इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 अपने पास अब दिया हुआ है। 14th में लिखा है कि आपके पास fx एक फंक्शन है और fx फंक्शन दिया हुआ है आपके पास x क्यूब माइनस 2x प्लस 2, x क्यूब माइनस 2x प्लस 2, ठीक है? ये हमारे पास एक क्यूबिक फंक्शन है और आपको बोला जा रहा है कि ABC आर सच दैट मॉड ऑफ FA प्लस mod of FB प्लस mod of FC is equal to 0। आपको दिया हुआ है कि mod of FA प्लस mod of FB प्लस mod of FC की वैल्यू 0 है, तो आपको इवैल्यूएट करना है। आपको बच्चों वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है मैं आपको बता देता हूं। हमें वैल्यू बतानी है f a स्क्वायर प्लस 2/a मल्टीप्लाइड बाय f b स्क्वायर प्लस 2/b मल्टीप्लाइड बाय एफ सी स्क्वायर प्लस 2/c और इस पूरे का पावर 1/3। इस पूरे का बच्चों पावर है 1/3। हमको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है? ये हमारे पास क्वेश्चन। fx की वैल्यू दी हुई है x क्यूब माइनस 2x प्लस 2 और हमारे पास दिया है कि fa प्लस fb प्लस fc का मॉड जो है वो 0 है। अब जरा सोच के देखिए, मॉड्यूलस जो फंक्शन होता है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा नॉन जीरो होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। नॉन जीरो तो नहीं, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है मॉड्यूलस फंक्शन। अब अगर बच्चों मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव बोलने का मतलब होता है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है। तीन अलग अलग मॉड्यूलस का अगर सम जीरो के बराबर आ रहा है, इसका बेटा सीधा सीधा मतलब है कि ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। इंडिविजुअली ये तीनों ही मॉड्यूलस जीरो होंगे, तभी इन तीनों का सम जीरो आ सकता है। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी पॉजिटिव हुआ तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये जीरो के बराबर कभी नहीं आ पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने जो ऑब्जर्व कर ली है वो ये है कि FA, FB और FC तीनों ही बच्चों जीरो है। FA, FB और FC तीनों ही बच्चों ये जीरो है। अब सोचो अगर FA की वैल्यू जीरो है, FB की वैल्यू जीरो है और FC की वैल्यू जीरो है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि जरूर इसके जो तीन रूट्स होंगे वो ABC होंगे। क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक है तो जरूर इसके जो तीन रूट्स होंगे वो ABC होंगे, तभी तो FA भी जीरो है, FB भी जीरो है, FC भी जीरो। तो अगर इसके तीनों रूट्स हमारे पास आ गए ABC, तो जरा आप यहाँ से बच्चों सोच के देखो कि यहाँ से आप बोल सकते हो a क्यूब माइनस 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हम लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 2a, या हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2/a की वैल्यू को 2, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस 2/a की वैल्यू को आप 2 लिख सकते हो। सिमिलरली b स्क्वायर प्लस 2/b की वैल्यू भी आपके पास 2 आएगी, एंड सिमिलरली c स्क्वायर प्लस 2/c की वैल्यू भी आपके पास 2 आएगी। सेम है ना, जैसे मैंने a के साथ सॉल्व किया, अगर मैं b रख के सॉल्व करता तो ये आता, अगर मैं c रख के सॉल्व करता तो ये आता। बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई दिक्कत की चीज तो है ही नहीं।
मतलब हमें बोला क्या जा रहा है, हमें बोला जा रहा है ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फंक्शन की वैल्यू 2 पे मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन की वैल्यू 2 पे मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन की वैल्यू 2 पे, इस पूरे का पावर 1/3, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। बहुत आसान हो गया यार ये तो। मतलब ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे का होल क्यूब का पावर 1/3। तो यार ये 3 और 3 कट जाएगा, मतलब कि आपको कुल मिला के फंक्शन की वैल्यू 2 पे बतानी है। अभी fx आपके पास दिया हुआ है तो क्या फंक्शन की वैल्यू आप 2 पे नहीं बता सकते? जैसे ही आप फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 2, तो 8 प्लस 2 10 माइनस 4 इज 6। इसका आंसर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 6। बिल्कुल ही ठीक अपन ने सॉल्व किया है, सी ऑप्शन में 6 आंसर दिया हुआ है which is the right answer। तो ठीक है बच्चों, अपन देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का which is क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास दिया हुआ है log बेस 3 पे, और उसी के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है log बेस 2 पे, और नंबर की जगह लिखा हुआ है y। ये हमारे पास चीज दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, आपको बच्चों इसकी वैल्यू बतानी है। और इसमें हमें जो कंडीशन दी हुई है वो क्या है कि जो y है, y की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 6 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 6 प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हमने पहले ही करे हैं। देखिए आप जैसे इसको बच्चों देखेंगे ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, y की वैल्यू बेसिकली हमारे पास दी हुई है। इस तरीके के सवाल में अप्रोच क्या होता है, y हमारे पास दिया हुआ है 6 प्लस 16 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये जो पूरी चीज लिखी है, ये जो पूरी चीज लिखी है, दोबारा y तो लिखा हुआ है। ये जो y था ये क्या था, 6 प्लस 16 बाय समथिंग था ना, तो ये अगेन वही तो लिखा है 6 प्लस 16 बाय 6 प्लस 16 बाय 6 प्लस 16 बाय, इनफाइनाइट टाइम्स लिखा है। तो इनफाइनाइट टाइम्स में से अगर ये एक बार हटा भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ये आपके पास लिखा हुआ है y। और जैसे ही हम इस चीज को देखेंगे, अब देखिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 6y प्लस 16, या आप बोल सकते हैं y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इसको फैक्टराइज करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 2y, तो ये अपने पास आ गया माइनस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, मतलब y माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यार यहाँ से बच्चों हमारे पास देखिए क्या चीज आ जाएगी, देखो इसको अपन ने बिल्कुल ठीक फैक्टराइज किया ना, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 2 है तो माइनस 6y माइनस 16, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8, या तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 2। अब आप सोच के देखो, ये पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये सारे के सारे जो टर्म्स है ये पॉजिटिव है, तो अगर ये सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव है तो यार y की वैल्यू माइनस 2 तो हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। और अगर y की वैल्यू 8 आ गई तो अब देखिए आप, आपके पास सवाल क्या हो गया, ये हो गया क्या सवाल, देखो ये अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, log बेस 3 पे log 8 बेस 2 होता है बच्चों 3, ठीक है ना, log 8 बेस 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 3, तो log 3 बेस 3 1 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल अपन ने बेटा इसको ठीक सॉल्व किया है, ए ऑप्शन में 1 दिया हुआ है व्हिच इज द राइट आंसर। तो इसके साथ बच्चों हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, आपने पसंद किया होगा। काफ़ी अच्छे आज सवाल हमने किए हैं। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में जितने भी जेईई एस्पिरेंट्स को आप जानते हैं उनसे रेफर करें, ताकि उनकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से हो पाए, और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।